हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। खम्मागढ़ी राजस्थान सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और राजस्थान की सबसे बेहतरीन युवा वैज्ञानिक प्रतिमाओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम। बच्चों, आप सबको पता है कि अभी कुछ ही दिनों बाद कृषि प्रयोजक, जो कि आप लोगों का एक बहुत बड़ा सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिपेंड करता है कि आप क्या चीज पढ़ रहे हैं। जैसा आपने कल एमपीयूटी के पेपर के बारे में सर्च किया, आपने उसका पेपर जो देखा, सारी चीजें आपके दिल दिमाग में एक चीज अपने आप दौड़ने लगती है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, कैसा मैटर मुझे चाहिए, किस संस्था से मुझे पढ़ना चाहिए। तो कई प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में बच्चों चलते रहते हैं। तो आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं। एग्रोनॉमी के रामबाण प्रश्नों की बात करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आपका है, तो सभी लोग मुझे फटाफट से यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और जो प्रश्न है उनका तूफानी अंदाज में तेजी से मुझे यहाँ पे उत्तर नोट करवाएंगे, जिससे कि ये पता लगेगा कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो आज का जो प्रश्नोत्तरी होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और आपके चयन में 4 चांद आपके लगेंगे बच्चों, जिससे कि आपको सफलता है वो आराम से इजी तरीके से मिल सके। ठीक है, तो बच्चों पहला प्रश्न आपके बीच स्क्रीन के ऊपर है। किसी निश्चित कि किसी निश्चित कंटिन्यू ट्राई आउट ओके कि किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की लगातार बारंबार खेती करना कहलाता है। बच्चों आपने देखा होगा कुछ किसान भाई क्या करते हैं, लगातार एक ही एक फसल की क्या करते हैं, बुआई करते हैं। जैसे वो लगाएगा गेहूं, क्या लगाएगा बच्चों, गेहूं। उसने गेहूं लगाया, अगले सीजन में भी उसने बच्चों गेहूं लगाया, उससे अगले सीजन में भी उसने गेहूं लगाया। मतलब लगातार एक ही एक फसल का चयन करता रहता है किसान भाई। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो लगातार गेहूं ही गेहूं वो लगा रहा है। ऐसी कृषि को क्या कहा जाता है, ठोस रोपण कहा जाता है, एकल कृषि कहा जाता है, एकल सस्यन कहा जाता है, या सहचर फसल कहा जाता है। बच्चों सहचर फसल का मतलब होता है कि कोई जो चारे वाली फसल होती है उससे अपने को ज्यादा उत्पादन लेना है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, जैसे आपने गाँव में देखा होगा, रिजका के साथ में कासनी लगा देते हैं, या रिजका के साथ में जई मिला देते हैं, या जौ का बीज मिला करके चारे की पैदावार को बढ़ाया जाता है। वो एक सहचर फसल है। एकल सस्यन में क्या होता है बच्चों, यानी लगातार वन क्रॉपिंग पैटर्न को अपनाया जाता है, ऐसा आप लोग सब जानते हैं। एकल कृषि क्या होता है, एक ही सिंगल प्रकार की कृषि करना। जैसे किसान हॉर्टिकल्चर कर रहा है तो केवल हॉर्टिकल्चर कर रहा है, पशुपालन कर रहा है तो केवल पशुपालन ही कर रहा है, मत्स्य पालन कर रहा है तो केवल मत्स्य पालन कर रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठोस रोपण का मतलब जिसको सॉलिड, यानी इसका मैंने आगे पर्सन डाला है ठोस रोपण का, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ से उत्तर नोट करवाएंगे कि इसका जो उत्तर है वो क्या आने वाला है। तो फटाफट से मुझे उत्तर देंगे बच्चों, क्योंकि बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। तो बच्चों उसको कहते हैं एकल कृषि, यानी लगातार गेहूं ही गेहूं की खेती करना क्या कहलाएगा, एकल कृषि कहलाएगा। ऐसा आप लोगों का उत्तर यहाँ से आने वाला है। तो यहाँ से इसका उत्तर क्या निकल के आया आपका, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है। चलो अगला दूसरा प्रश्न है बच्चों आप लोगों के लिए। दूसरा प्रश्न कि कृषि प्रणाली का वह प्रकार जिसमें फसलोत्पादन के साथ साथ डेयरी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन आदि किया जाता है कहलाता है। बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल एक बहुत अच्छा किसान भाइयों का एक मेथड हो गया है कि केवल कृषि वो करता है। तो उस कृषि से क्या है, किसान भाइयों को नुकसान बहुत उठाना पड़ता है। अब नुकसान कैसे उठाना पड़ता है, जैसे ओलावृष्टि हो गई, गेहूं की फसल खत्म हो गई, सरसों की फसल खत्म हो गई, चने की फसल खत्म हो गई, या ज्यादा बारिश से बाजरा खराब हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी कृषि अपने को करनी चाहिए बच्चों, जिससे कि पैदावार है उसको बढ़ाया जाए, मतलब उस पैदावार को इंक्रीज किया जाए। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आजकल किसान भाई क्या करता है, आईएफएस प्रणाली का नाम सुना है आपने, आईएफएस। आईएफएस का मतलब होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हिंदी में बोले तो समन्वित कृषि प्रणाली। बच्चों आईएफएस प्रणाली को आजकल किसान भाई ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना चाहता है। क्यों देना चाहता है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ में वो आपका डेयरी,
मतलब पशुपालन पालेगा तो डेयरी। कल से शिव जी मेरा ये जो ऑप्शन आते हैं ना चार, इसको इधर रखना, क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड है तो इसलिए उल्टा पड़ता है ना। यस, उनको बोला मैडम को कि लेफ्ट वालों के लिए लेफ्ट साइड में रखे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चों मछली पालन करेगा, मधुमक्खी पालन करेगा, मुर्गी पालन करेगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब एग्रीकल्चर खत्म हो गया है, तो एग्रीकल्चर खत्म हो गया तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, दूसरे उत्पाद प्राप्त करेगा और उनको मार्केट में बेचेगा, तो उसके पास आमदनी खूब आएगी, पैसा बहुत आएगा। तो किसान भाइयों को क्या होगा, लॉस नहीं होगा। ये आप सब लोग जानते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग और शानदार प्रश्न था आप लोगों के लिए। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा मिश्रित खेती। क्या आएगा, ए ऑप्शन, मिश्रित खेती। अब बच्चों नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, मिश्रित फसल क्या होती है। मिश्रित फसल का मतलब होता है बच्चों, आपने देखा होगा गांव में क्या करते हैं कि बाजरा प्लस मूंग की खेती करते हैं। बाजरा प्लस मूंग की खेती करते हैं, उसको क्या कहते हैं, मिश्रित फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिश्रित फसल कहा जाता है। एक होता है बच्चों शस्य योजना। कोई भी फसल को अपन लगाते हैं तो उससे पहले आप एक योजना बनाते हैं कि मेरे पास 4 खेत है, कि बोरिंग वाले खेत में तो मैं गेहूं लगाऊंगा, और जो वो टीबे वाला खेत है ना, जहाँ ऊंचा वाला खेत है टीबे वाला, वहां मैं सरसों लगाऊंगा। फिर बोलेगा एक वो होली वाली ढाणी है ना, ढाणी वाला खेत, उसमें मैं ना मूंग लगाऊंगा। ऐसे वो एक प्लान बनाता है हमेशा, ठीक है, शस्य योजना बनाता है। कृषि प्रणाली भी एक बहुत बड़ा रूप है। कृषि प्रणाली में बहुत बड़ा रूप आपका देखने को मिलता है, जिसमें कई प्रकार के एग्रीकल्चर्स के बारे में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कृषि प्रणाली में जैसे पशुपालन हो गया, जमीन का लेवलिंग हो गया, भू परिष्करण हो गया, खरपतवार नियंत्रण हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आपकी कृषि प्रणाली में आती है, ठीक है। तो बच्चों मिश्रित खेती हो गया है, ना कि मिश्रित फसल होगा, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं आप। मिश्रित खेती का मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ में पशुपालन, डेयरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, जो भी करना है करो। मिश्रित फसल में 2 फसलों को एक साथ लगाना, 3 को एक साथ लगाना, ठीक है। ओके बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आगे देखो, अगला बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों कि किसी निश्चित भूमि पर एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाना कहलाता है। बच्चों कोई निश्चित खेत है, जैसे आपका ये निश्चित खेत है, क्या है, निश्चित खेत है, और इस खेत का नाम आपका है जैसे टीबा वाला। कौन सा, टीबा वाला। ये आपका टीबा वाला खेत है। अब इस टीबा वाला खेत में आपने जैसे लगाई, गेहूं लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों, गेहूं लगा दिया। क्या लगा दिया, गेहूं। किस में लगा दिया, रबी के अंदर। रबी में आपने क्या लगा दिया, इसमें गेहूं लगा दिया रबी में, ठीक है। फिर आपने खरीफ में इसमें कुछ नहीं लगाया, जायद में इसमें कुछ नहीं लगाया, खाली पड़ा है, केवल एक गेहूं लगा करके खेत को फ्री कर दिया, ठीक है। तो ऐसी कृषि को क्या कहा जाता है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है बच्चों। एकल कृषि कहते हैं, एकल सस्यन कहते हैं, बहुसस्यन कहते हैं, या आपका समानांतर सस्यन कहते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से यहां से मुझे उत्तर देंगे 3 नंबर का, कि इसको कौन सा कृषि आप कहेंगे, ठीक है बच्चों। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो मोनोक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग मतलब एकल सस्यन। भाई एकल सस्यन हो गया ना, केवल एक ही सस्यन करना, एक ही खेती करना, यह आपका क्या कहलाएगा, एकल सस्यन। तो इसको मोनोक्रॉपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोक्रॉपिंग। क्या कहते हैं, मोनोक्रॉपिंग। तो आपसे पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या आने वाला है, मोनोक्रॉपिंग राइट आंसर आने वाला है। एकल सस्यन इसका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका बच्चों, गुड आंसर आप लोगों का, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, आकर्षक प्रश्न है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है बच्चों धान का। धान जो कि भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, ठीक है, कि धान की सीधी बुआई के लिए उपयुक्त किस्म है। बच्चों धान की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें नर्सरी की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा आपने बीज लिया, कट्टे को सिर पे ऊंचा, और ट्रैक्टर आपका खेत में खड़ा ही रहता है, या तो सीड ड्रिल से डायरेक्ट, या फिर आपने छिटकवा विधि से धान को बीज दिया, ऊपर से हल्का पाटा वाटा चला करके उसको बीज को मिला दिया, ऊपर से सिंचाई कर दी और आपका बीज उग गया, जैसे गेहूं उगाते हैं, ठीक है। बिना पानी के भी चावल की वैरायटी ऐसी है जिनमें खेत में पानी भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें तो बच्चों गवर्नमेंट ऑप्शन है, कौन सा, उपयुक्त सभी। और जब गवर्नमेंट ऑप्शन आ जाता है तो हमेशा सही जाता है, ऐसा आप लोग जानते हैं। तो बाला, अशोका, भवानी, इसके अलावा और वैरायटी है बच्चों BK79, BK79 कौन सी, BK79, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है, नर्सरी की आवश्यकता नहीं होती है, नर्सरी की नीड मतलब आवश्यकता नहीं होती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी, ठीक है। इसमें नर्सरी की आवश्यकता नहीं होती है।
और बच्चों वैसे नर्सरी की आवश्यकता हो तो नर्सरी क्षेत्रफल कितना रखते हैं, नर्सरी क्षेत्रफल कितना रखते हैं, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। नर्सरी क्षेत्रफल रखते हैं बच्चों 1000 वर्ग मीटर। कितना? 1000 वर्ग मीटर। कर लेना बात, 1000 वर्ग मीटर। मेरे को अभी क्लास से फ्री हो रहे हैं। 1000 वर्ग मीटर, ठीक है बच्चों, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आपका राइट आंसर बैठता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी नर्सरियां हैं जिनसे सीडरेट तैयार किया जाता है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो धान की सीधी बुआई के लिए कौन सी वैरायटी आ गई? बाला आ गई, अशोका आ गई, अशोक नहीं है अशोका है, भवानी आ गई, और उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी तो आपका गवर्नमेंट ऑप्शन, कौन सा? गवर्नमेंट ऑप्शन। और गवर्नमेंट ऑप्शन के लिए तो आप तैयारी कर रहे हो, आप भी सुपरवाइजर बन के गवर्नमेंट ही तो बनेंगे ना। हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट बनेंगे। इससे ये रहेगा कि सिक्योर में 60 साल तो मेरी एकदम ओके है, कुछ भी हो मैं 60 साल तो बिल्कुल एकदम ओके हूँ, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखते हैं। बड़ा अच्छा शानदार प्रश्न आपका परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है बच्चों, गुड आंसर। अगला प्रश्न, सुनहरा चावल में अधिकता पाई जाती है। बच्चों सुनहरा चावल आजकल बहुत फेमस है, गोल्डन राइस। सब लोग चाहते हैं कि मैं गोल्डन राइस खाऊं, सब लोगों की एक ही तमन्ना है कि मैं गोल्डन राइस खाऊं। जापान के एक वैज्ञानिक थे, जापान वैज्ञानिक कौन थे बच्चों? जापान के वैज्ञानिक, जापान के एक साइंटिस्ट थे, मतलब वैज्ञानिक थे, और उस वैज्ञानिक का नाम था बच्चों इग्नोप्रोटिकस। कौन था? इग्नोप्रोटिकस, इग्नोप्रोटिकस। बच्चों ये इग्नोप्रोटिकस एक ऐसे वैज्ञानिक थे, इन्होंने बोला कि यार बहुत सारे लोग हैं ना इस दुनिया में कुपोषण से मर जाते हैं बेचारे, यानी उनके पास में अच्छा खाद्यान्न मतलब अनाज नहीं पहुंच पाता है। आप लोग तो भाग्यशाली हैं कि आपके पास में बहुत अच्छी सब्जी है, बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं, बहुत अच्छा खाद्यान्न आपको मिल जाता है। लेकिन इस देश दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में बहुत अच्छा खाना पहुंच ही नहीं पाता है। तो इस वैज्ञानिक के दिमाग में आया कि यार मैं एक ऐसा चावल बना देता हूं जिसमें विटामिन ए, क्या? विटामिन ए, विटामिन ए की क्या होगी बच्चों? अधिकता। ऊपर तीर का निशान का मतलब अधिकता। और बच्चों वो विटामिन ए भी कितना? 37 ppm। कितना? 37 ppm। इसमें विटामिन ए 37 ppm पाया जाता है, वो इस सुनहरा चावल में पाया जाता है। इग्नोप्रोटिकस नाम का वैज्ञानिक था, इसने इस चावल को निकाला था, ठीक है। तो इसमें क्या ज्यादा होगा बच्चों? विटामिन ए ज्यादा होगा। अब बच्चों ये विटामिन ए इसने डाला कैसे, इसमें बढ़ाया कैसे? कुछ तो डाला होगा ना। हाँ बिल्कुल, ये मुद्दे की बात। बच्चों इसने क्या किया, ये जो सुनहरा चावल है ना इसमें पता है क्या डाला उसने? डैफोडिल का नाम सुना आपने? डैफोडिल। बच्चों डैफोडिल एक फूल होता है, क्या होता है? डैफोडिल एक फूल होता है। इस फूल के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए। तो ये विटामिन ए बनाने वाला जो जीन था ना, जीन, उसको निकाल करके चावल में डाल दिया। अब वो जीन जाकर के चावल में क्या करने लग गया? विटामिन ए बनाने लग गया। और जब वो विटामिन ए बनाने लग गया तो चावल में विटामिन ए की अधिकता हो गई। और जब विटामिन ए की अधिकता हो गई तो क्या हुआ? चावल जो लोग खाएंगे उनके शरीर में विटामिन ए आएगा, और विटामिन ए आएगा तो वो हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, जोरदार रहेगा, मस्त रहेगा, ठीक है, सीधी सी बात। ओके चलो, बड़ा अच्छा प्रश्न था, कमाल का प्रश्न था। सुपरवाइजर 2012 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए इस चीज का। आगे देखो बच्चों, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है या कौन सा है? बच्चों भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल, भारत की बच्चों मैं बात करूं कि भारत की, आप उत्तर देते रहो बच्चों जब तक मैं एक जोरदार बात लिख के बता देता हूं आपको, क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा। बच्चों भारत की 64% से ज्यादा जनसंख्या, 64% जनसंख्या क्या खाती है बच्चों? चावल खाती है। क्या खाती है? चावल खाती है। भारत की 64% जनसंख्या बच्चों क्या खाती है? चावल खाती है। ऐसा आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने चावल खाती है। तो इसलिए चावल को क्या कहते हैं बच्चों? धान को क्या कहते हैं? चावल को क्या कहते हैं? चावल और धान को क्या कहते हैं बच्चों? स्टेपल फूड ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्टेपल फूड ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्टेपल फूड ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? चावल को। बच्चों आपने कभी ये सुना है कि मैं धान खा के आया हूं? ऐसा कभी नहीं बोलेंगे आप तो ऐसे बोलते हैं कि मैं तो चावल खा के आया हूं। कभी ये नहीं बोलते कि मैं धान खा के आया हूं, नहीं बच्चों, चावल और धान में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि धान पर तो क्या होता है? छिलका लगा होता है, छिलका युक्त। ये क्या होता है? छिलका युक्त, इस पे छिलका लगा होता है। चावल में क्या अंतर होता है? इस पे छिलका नहीं होता है, इसलिए छिलका रहित होता है। ये क्या होता है? छिलका रहित होता है। तो दोनों में अंतर तो है। क्या अंतर है? कि एक में छिलका है, एक में छिलका नहीं है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। तो छिलका युक्त और छिलका रहित, तो आप तो छिलका हटाने के बाद में जो बचता है उस चावल को खाते हैं, ठीक है, यस। इसलिए इसको क्या गया स्टेपल फूड ऑफ इंडिया।
तो बच्चों भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या हो गई? भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल हो गई धान। कौन हो गई? धान, मतलब चावल हो गया। जबकि आपसे विश्व में पूछे, किसमें? विश्व में, तो बच्चों विश्व में गेहूं सबसे ज्यादा खाया जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज कौन है? गेहूं है। मक्का है, इसको अनाजों की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाजों की रानी कहते हैं। अनाजों की रानी किसको कहेंगे? मक्का को कहेंगे। कल सुपरवाइजर महाराणा प्रताप में प्रश्न भी आया था। बच्चों बाजरे को क्या कहेंगे? गरीब का भोजन। गरीब का भोजन क्या कहेंगे? गरीब का भोजन कहेंगे। इसको गरीब का अनाज कहेंगे। क्या कहेंगे? गरीब का अनाज कहेंगे। ये दोनों बात इसके लिए लागू होती है। गरीब का भोजन कह दो, गरीब का अनाज कह दो। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि बात कर रहा हूं मैं 1960 के लगभग की बात कर रहा हूं। 1960 में क्या हुआ कि अपन अमेरिका से गेहूं मंगवाते थे। तो अमेरिका एक ऐसा देश था जो अपन लोगों को जो सबसे बेकार वाला गेहूं बचता था ग्रेडिंग करने के बाद में, वो इंडिया को देता था। तो जब अपने लाल बहादुर शास्त्री जी को वहां भेजा गया, जब वो गए वहां पे, तो अमेरिका वालों ने उनकी बहुत पिछेती कर दी। तो दिमाग खराब हो गया उनका। उन्होंने इंडिया में आकर के तुरंत प्रभाव से बोला कि भाई साहब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि अपन बहुत सारा खाद्यान्न मतलब अनाज पैदा कर सके। आप लोगों को पता भी नहीं होगा क्योंकि अपन तो युवा पीढ़ी है, आप लोगों को तो पीछे का पता ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे कहा जाता है कि 1950 60 70 में क्या होता था, जब बारात आती थी ना, बारात बारात जानते हो ना, मतलब ब्याह शादी, ठीक है। तो जब बारात आती थी तो उसके लिए हलवा बनाया जाता था। किसका? गेहूं के आटे का। 6 महीने में एक बार गेहूं की रोटी बनती थी। जब जवाई जी घर पे आते थे, फूफा जी घर पे आते थे ना, तभी बनती थी, बाकी नहीं बनती थी। बाकी तो बाजरा खाते थे बेचारे, यहाँ चना खाते थे। इसीलिए उन लोगों का दिमाग ज्यादा चलता था। क्यों? क्योंकि बाजरे में फास्फोरस बहुत होता है और आपके दिमाग को क्या चाहिए? फास्फोरस। तो बाजरा फास्फोरस देता था आप लोगों को, इसलिए आप लोगों का दिमाग चलता था। और जब दिमाग चलता था तो दिमाग ठंडा रहता था, क्योंकि दिमाग को ठंडा रखते थे ये। और दिमाग ठंडा रहता था तो क्राइम, रेप, बलात्कार ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले चोरी चपाटी कुछ नहीं होता था। तो आजकल हो गए फास्ट फूड, जंक फूड। फास्ट ही खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, और वो काम भी वैसे, उनका दिमाग भी फास्ट फूड जंक फूड जैसा करने लगा। इसलिए आज आजकल देखो ना, हत्या बत्या कितने हजारों लफड़े चल रहे हैं इस देश दुनिया में, ठीक है। तो खाद्यान्न का आपके शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। जैसा इस बॉडी को देंगे वैसा ही आपको एवरेज देगी, ठीक है। तो खाने का बहुत अच्छा ध्यान रखें। तो धान आपका राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ो। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच आ चुका है बच्चों। निम्न में से ईमर गेहूं की प्रजाति है। बच्चों कौन सा गेहूं ऐसा है जिसको ईमर गेहूं कहते हैं? बच्चों इस ईमर गेहूं को खपली गेहूं कहते हैं। क्या कहते हैं? खपली। इसको क्या कहते हैं? खपली गेहूं कहते हैं। खपली गेहूं। इसको लाल गेहूं भी कहते हैं बच्चों, लाल गेहूं। क्या कहते हैं? लाल गेहूं भी कहते हैं। तो बच्चों ट्रिटिकम ड्यूरम, इसका प्रश्न कल सुपरवाइजर आपका उदयपुर में आया था। ट्रिटिकम ड्यूरम को बच्चों मार्कोनी गेहूं कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्कोनी गेहूं कहते हैं। इसको ड्यूरम गेहूं कहते हैं, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बच्चों इसमें क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो इसमें भी क्या आ रहा है? ई आ रहा है, ईमर। तो डाइकोकम याद रखना, ट्रिटिकम डाइकोकम, ठीक है बच्चों। ट्रिटिकम एस्टिवम, इसको चपाती गेहूं कहते हैं। जो अभी आप सुबह शाम डेली जब भी खाते हो तो यही गेहूं खाते हो, ट्रिटिकम एस्टिवम खाते हो, क्योंकि ये 87% क्षेत्रफल में इसकी खेती होती है। डाइकोकम बेचारा 1% में होता है। ड्यूरम गेहूं आपका ये 12% क्षेत्रफल में होता है। तो बोलो कितना हो गए? 87 और 12 99 और 100% हो गए, ठीक है। ट्रिटिकम स्पेरोकोकम है बच्चों, ये आपका भारतीय गेहूं है, ठीक है। भारतीय गेहूं है, पुराना गेहूं है, लेकिन इनकी पैदावार बहुत कम है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इमर गेहूं है बच्चों, ये इसको खेती कहां होती है इसकी, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसकी खेती होती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। साउथ में ज्यादा होता है, दक्षिण भारत में होता है, क्योंकि बच्चों इस गेहूं से एक उपमा डिश बनती है। क्या बनती है? उपमा डिश बनती है, जो आप लोगों ने साउथ के रेस्टोरेंट में खाया होगा या जयपुर में जहां भी रहते हैं आप, उपमा नाम का एक डिश खाया होगा, वो इसी गेहूं का बनता है। जबकि बिस्किट है आपका और सूजी है वो ड्यूरम की बनती है। ऐसा भी आप लोगों को पता रखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा जोरदार है, ठीक है। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जल संग्रहण मतलब वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। बच्चों आप लोगों ने गांवों में देखा होगा, आजकल छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं 100-60-10 का या 100-50-10 के। मतलब गांव में जल का इंपॉर्टेंस लोग समझ चुके हैं। क्यों समझ चुके हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है
बहुत सारे, अभी राजस्थान के 11,000 गांव तो ऐसे हैं जिनमें पानी की हालत खराब हो गई है, गंभीर हो गई है। और ये बात राजस्थान की नहीं है, पूरी दुनिया के लिए लागू होने वाली है, कोई स्पेशल राजस्थान नहीं है यहाँ पे। लातूर महाराष्ट्र के हाल देखना आप, इतनी गंभीर समस्याएं वहां पैदा हो गई है कि वहां लोगों के लिए पानी तक नहीं है पीने के लिए। तो ये सारी समस्याएं जो पैदा हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि अपन लोग उस पानी को तो निकाल रहे हैं, लेकिन पानी को रिचार्ज नहीं कर रहे, मतलब पानी जमीन में नहीं जा पा रहा, इसलिए गंभीर समस्या अपने सामने पैदा हो रही है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग पे काम किया, वो वैज्ञानिक कौन थे? मेयोर्स, नेवेलियन, केली और बेनेट। चार ऑप्शन है, बड़े अच्छे ऑप्शन है चारों के चारों। तो चारों में से एक उत्तर आपका राइट आंसर आने वाला है, एक बहुत अच्छा उत्तर यहां से आपको देना है। ठीक है बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा यहां से, वो आप तुरंत प्रभाव से मुझे यहां से लॉक करके बताएंगे। तो बच्चों एक मेयर्स नाम के साइंटिस्ट थे। कौन? मेयर्स। ये बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए हैं मेयर्स। और मेयर्स ने बच्चों ये बताया कि भाई साहब, जो पानी की बचत आपको करनी है, आपको वाटर हार्वेस्टिंग से करो या खडीन, जो भी आप अपनाना चाहते हो वो अपनाओ, लेकिन पानी को बचाओ। तो मेयोर्स है वो, इसके क्या कहलाते हैं? फादर भी कहलाते हैं, जनक भी कहलाते हैं। इसके क्या कहलाते हैं? फादर कहलाते हैं, इसके जनक कहलाते हैं। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन है, बड़ा अच्छा सवाल है। वाओ, क्या गजब का पर्सन आया बच्चों, कि निम्न में से कौन सा या कौन सी सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है? तो यहां से आपको तुरंत प्रभाव से बहुत अच्छा उत्तर यहां से चयन करना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ओके, तो एक तरफ तो है प्रारूप और दूसरी तरफ है अवधारणा, यानी गेहूं में जो अवधारणा है वो किसने दी है। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो नहीं का ध्यान रखना है, बड़ा लाजवाब पर्सन है बच्चों। गेहूं की जो प्रारूप पौधा है उसकी अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी? तो बच्चों ये अवधारणा किसने दी? डॉक्टर सीएम डोनाल्ड ने 1968 में। बात तो ठीक है। दूसरा है मक्का। मक्का में किसने दी? एंडरसन 1971 ने। चना और अरहर में किसने दिया बच्चों? पांडे व सक्सेना ने। धान में किसने दिया? एमएस स्वामीनाथन। तो इन चार में से एक उत्तर आपको चुनना है, एक उत्तर आपको यहां से देना है। तो आपका उत्तर क्या आने वाला है बच्चों? क्योंकि ये प्रश्न बड़ा लाजवाब है, बहुत अच्छा है, शानदार आपका ये प्रश्न है बच्चों। तो फटाफट से तूफानी अंदाज में मुझे उत्तर देंगे यहाँ से बच्चे फटाफट से, कि सर इसका उत्तर तो ये आने वाला है या कौन सा आने वाला है। ठीक है, तो तूफानी अंदाज में मुझे उत्तर देते रहें। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो बच्चों धान ही इसका क्या है? गलत है, क्योंकि एमएस स्वामीनाथन नहीं है धान में। धान में बच्चों एंड्रेव साइंटिस्ट है। कौन? एंड्रेव। ये इसके राइट आंसर थे। ठीक है, एंड्रेव इसका राइट आंसर था। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। राजस्थान का विस्तार संबंध भारत के कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र से है? बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों। ये प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का जो विस्तार है वो भारत के कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र से संबंधित है? 4 से, 2 से, 5 से, 6 से, मतलब इन चार में से एक ऐसा है जो किससे बिलोंग करता है? राजस्थान से बिलोंग करता है। क्योंकि आपने देखा कि इंडिया का जो नक्शा है आप लोगों का, ठीक है, किसका नक्शा? इंडिया का जो नक्शा है, ठीक है, इंडिया का जो आपका नक्शा है, ठीक है, चलो साहब। अब इसमें क्या है? एक छोटा सा राजस्थान आपका बसा हुआ है। कौन बसा हुआ है? राजस्थान। तो ये कहना चाह रहा है कि इंडिया के अंदर राजस्थान कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अपन है ना कितनी जगह पे आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अपन इंडिया के अंदर कौन कौन सी जगह पे आते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो भारत में अपन कहाँ आते हैं? एक तो 4 नंबर में आते हैं। कौन से में आते हैं? 4 नंबर में, एक 8 नंबर में, एक 9 नंबर में और एक 14 नंबर में। कितने नंबर में? 14 में। तो कितनी जगह आते हो आप बच्चों? 4 जगह। कितनी जगह आते हो? 4 जगह। एक तो 4 नंबर में, एक 8 नंबर में, एक 9 नंबर में और एक 14 नंबर में। ये राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना इस बार, लेकिन वो हट गया था क्योंकि वहां ऑप्शन थोड़े मिस प्रिंट हो गए थे, इसलिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आरपीएससी में ये प्रश्न, एओ के एग्जाम में आया है, आरपीएससी में डब्ल्यू के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2018 में। देखो बच्चों, एक बहुत सुंदर फोटो आपको दिख रही है यहाँ पे, और हमारे मास्टर साहब आपको दिख रहे हैं, गुरुजी दिख रहे हैं। पीएसआई शिक्षक भर्ती
13 से 22 में 4000 से ज्यादा सिलेक्शन। आप बिल्कुल इस चीज के लिए तो बिंदास ही रहें। आप राजस्थान के किसी कोने में जाएंगे, राजस्थान के किसी गांव में जाएंगे, राजस्थान के किसी तहसील पे जाएंगे, किसी जिले में जाएंगे, तो आपको वहां पे टारगेट प्लस जयपुर का विद्यार्थी मिल ही जाएगा। और बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, LSA का नाम आपने सुना होगा, लिव स्टॉक असिस्टेंट। PTI क्या चीज? PTI। इसके अलावा लाइब्रेरियन, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी राजस्थान के किसी ढाणी में जाके बोल दे अरे छोरा राजू, 4 राजू भाग के आएंगे फटाफट की, हाँ सर, कि किसका स्टूडेंट है, कि टारगेट प्लस का स्टूडेंट। ये आपको सुनने को मिलेगा वहां पे। किसी चौराहे पे जाके अपन बोलेंगे अरे छोरी पूजा, हाँ भाग के आएंगी 4 पूजा, कि हाँ सर, हाँ सर, कि किसकी स्टूडेंट की? सर टारगेट प्लस की। तो ये सारे के सारे बच्चे किससे जुड़े हुए? टारगेट प्लस से। ठीक है, तो बच्चों फ्री सेमिनार बुधवार 10 मई को चालू हुआ है, तो आपका स्वागत है यहाँ पे, हार्दिक अभिनंदन है। और अपने जो आपका सुनहरा सपना है इसको यहाँ पे आकर के साकार करें। ठीक है, हाँ वो मैंने बोल दिया ना, मई से चल रहा है। 4:15 बजे बैच की टाइमिंग बहुत अच्छी है, सवा टाइम होता है तो आप जानते हो कि सक्सेस रेट ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे स्वागत है। मास्टर जी के सुंदर सुंदर चेहरे आपको दिख रहे हैं यहाँ से, तो आप यहाँ आए और फायदा उठाएं बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों आगे देखो। भारत को कुल कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? बच्चों इंडिया में टोटल एग्रो इकोलॉजिकल एरिया कितना है? एग्रो इकोलॉजिकल मतलब क्षेत्र, एरिया कितने हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। एग्रो इकोलॉजिकल एरिया आपसे पूछा गया बच्चों। ठीक है, तो आप यहां से उत्तर बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो भारत को कुल कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है बच्चों? 21 में किया गया है। कितने में? 21 में किया गया है, सबको याद होना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न तो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे आप लोग। लेकिन यहां से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जोरदार वाली। क्या? देखो 15 एक ऑप्शन है इसमें। 15 क्या है? 15 बच्चों एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ACZ, इनको बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इंडिया के अंदर 15 है और राजस्थान में इनकी संख्या 10 है। ठीक है, भारत में इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? 21 है। ठीक है, ऐसा आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है बच्चों। ये मेरी किताब का 8वां 10वां नंबर का प्रश्न भी था कि वायु रोधी पट्टियां, शेल्टर बेल्ट कहते हैं उनको, के लिए वृक्ष कौन सी दिशा में लगाए जाते हैं? बच्चों वायु रोधी पट्टियां या शेल्टर बेल्ट के लिए वृक्ष कौन सी दिशा में लगाए जाते हैं? पूर्व पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व में? ये प्रश्न कल ही महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पूछा था। बच्चों बताओ आपको क्या करना है, जो आपका खेत है चारों ओर से, इसमें नॉर्थ में, और आपको क्या करना है वेस्ट में, मतलब पश्चिम में, पश्चिम में क्या करना है बच्चों? पूरा और उत्तर और पश्चिम में क्या करना है? पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने हैं। जैसे ये यहाँ पे पेड़ लगाने हैं, क्या लगाने हैं? पेड़ लगाने हैं। ठीक है, तो आपको पता है उत्तर से क्या आती है? शीत लहर आती है। क्या आती है? शीत लहर। पश्चिम से क्या आती है बच्चों? लू आती है। इन दोनों से बचने का काम यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। और जब इन दोनों से बचा जाएगा तो फायदा आपको होने वाला है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उत्तर पश्चिम अच्छे से रट लेना बच्चों इसको, उत्तर पश्चिम को बहुत अच्छे से रट लेना। गजब का प्रश्न है, शानदार प्रश्न है आपका। ठीक है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक जल अपर्दन वाला राज्य है बच्चों, इंडिया का कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा जल अपर्दन मतलब वाटर इरोजन, वाटर इरोजन, जल अपर्दन। जल अपर्दन का मतलब जानते हो क्या होता है? जल अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी के जो कण होते हैं ना वो बह करके चले जाते हैं। मिट्टी के कण बह करके चले जाते हैं। जब मिट्टी के कण बह करके चले जाते हैं तो उसमें कुछ पोषक तत्व भी बह करके चले जाते हैं। एक पौधे को बनने के लिए 17 पोषक तत्व की जरूरत होती है, तब जाकर के एक पौधे का निर्माण होता है। ऐसे नहीं है कि पौधा 3 पोषक तत्व से बन गया, 3 से बनेगा ना जिस तो अब उसको खाओगे ना तो कोई मतलब नहीं है। जैसे आप पालक क्यों खाते हैं? आप लोगों को पता है कि पालक के अंदर 46% आयरन है, और आप खा रहे हो तो पता लगा कि इसमें तो 1% आयरन था, और आप कल्पना करके बैठे हो कि इसमें तो 46 होना चाहिए था। तो ऐसा कभी नहीं होता है बच्चों। ठीक है, 46 तो 46 ही होना चाहिए फिर उसमें। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा गया है कि सर्वाधिक जल अपर्दन वाला राज्य कौन सा है? आप सभी का उत्तर एकदम जोरदार आ रहा है यहां से कि सर पश्चिम बंगाल को लॉक किया जाए। बच्चों पश्चिम बंगाल को तो मैंने लॉक कर दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल ऑप्शन में नहीं होता तो बच्चों इसका उत्तर आता आसाम, जहां के
ताजा बागानों की चाय आती है, सुबह आपकी नींद खुलती है, ठीक है, एक गिलास भर के पहुंचता है, फिर आपकी नींद खुल जाती है। तो वही आसाम राज्य, क्योंकि आसाम में क्या है बच्चों, बारिश खूब होता है, बारिश ज्यादा होने से क्या है, मिट्टी के कटाव बहुत लगता है, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या होता है, वायु अपर्दन, वायु अपर्दन। अपने पास तो तूफानी वायु है, वैसे भी तूफानी है राजस्थान देश में, और यहाँ पे वायु भी तूफानी ही चलती है, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बच्चों इस जल अपर्दन के प्रकार मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कौन सा पर्दन होता है बच्चों, बौछार होता है। अब बौछार को कैसे समझेंगे बच्चों, आप मिट्टी के अंदर कई बार क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, पानी डालता है कोई दूसरा पड़ोसी, आपके पड़ोसी या छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी बहन भाई कोई डालता है, जब उसको आप ऐसे हाथ पूंछते हो ना, तो पानी नीचे गिरता है, और जब पानी नीचे गिरता है तो आपकी पैंट पे क्या है, छोटे छोटे छींटे छींटे चिपक जाते हैं पैंट के ऊपर, ठीक है, पैंट के ऊपर क्या छोटे छोटे छींटे आपके क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। भाई आप क्या कर रहे हैं, आप हाथ धो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाथों को धो रहे हैं आप, चलो भाई हाथ धो रहे हैं, जब ऊपर से हाथ में पानी डल रहा है तो नीचे पानी टप 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 जाके गिरेगा, और आपके यहाँ क्या होगा, पैंट पे जाके कपड़े वो मतलब मिट्टी के कण चिपक जाएंगे, और जब मिट्टी के कण चिपक जाएंगे ना, उसी को बौछार कहते हैं। क्या कहते हैं, बौछार। फिर लेकिन बारिश लगातार हो रही है, बारिश रुकी नहीं है, तो फिर परत चलता है, परत, परत को क्या कहते हो आप, सीट कहते हो, सीट। फिर परत के बाद में बच्चों कौन आता है, रिल, और रिल के बाद में कौन आता है, अवनालिका, अवनालिका, कौन सा, अवनालिका, ठीक है। ऐसे 4 स्टेज हैं। ये अभी 28 मई को एक डब्ल्यूओ का एग्जाम हुआ था आरपीएससी में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, और हमारे सुनील शर्मा जी परीक्षा देने गए थे वहां पे, कि भाई सुनील ये वहां पूछा गया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये है, ठीक है। अब गलत मत कर देना टिंगरो। आगे बढ़ो बच्चों। भारत में सबसे अधिक वायु अपर्दन, आ गया बच्चों वायु अपर्दन, जिसका इंतजार था वो आ ही गया आगे। तो भारत में सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला राज्य कौन है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को। अब कौन कौन गलती करता है यही देखते हैं, कि पीछे वाले प्रश्न में ये मैंने बताया, और यहाँ के कौन गलती करता है उसकी तादाद देनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। बहुत बढ़िया थी, सुंदर, जोरदार, ठीक है। बच्चों राजस्थान सबका सही है, कि सर राजस्थान में सबसे ज्यादा वायु अपर्दन होता है, क्योंकि अभी आंधी आ रही है, और जब आंधी आती है तो आप लोग देखते हो उसमें मिट्टी के कण उड़ करके आते हैं, लटकते हुए आते हैं, झूलते हुए, ठीक है। आप लोगों को कैसे याद रखना है मैं बता देता हूं। इसका प्रकार कैसे याद रखोगे, प्रकार, प्रकार ऐसे याद रखो बच्चों, 19 याद रखो, बस 19 याद है तो आपको वायु अपर्दन भी याद है। 19 कैसे, ऊ का मतलब है बच्चों उछलन, क्या हो गया, उछलन। बच्चों नी का मतलब क्या हो गया, निलंबन, निलंबन। और से का मतलब हो गया बच्चों सतह सर्पण, क्या हो गया, सतह सर्पण, ठीक है। 19 उछलन, निलंबन, सतह सर्पण, ठीक है। अब बच्चों उछलन में तो क्या होते हैं, कि जिन मिट्टी के कणों का आकार 0.5 mm के लगभग होता है, से कम होता है, से कम, तो ये मिट्टी के कण क्या है, यहां से उछल करके पड़ोस में गिर जाते हैं, ऐसे उछलते हैं मिट्टी के कण एक दूसरी तरफ उछलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन निलंबन में क्या होता है बच्चों, जो 0.1 mm से कम आकार के कण है, से कम आकार के जो कण है, इनको क्या करती है, हवा उठा लेती है, उठा करके क्या करती है, टारगेट प्लस की मिट्टी को तो कहां ले जाके डाल देगी, गोपालपुरा पे, और गोपालपुरा की मिट्टी को कहां ले जाएगी, सांगानेर ले जाएगी। गुज्जर की तड़ी की मिट्टी उड़ करके महेश नगर चली जाएगी, ऐसा वो मिट्टी उड़ती रहती है। आकाशी आंधी आती है ना, जो पीले रंग का मौसम होता है, वो वाला इसमें ही होता है सब कुछ, ठीक है। ऐसा आप लोगों को पता रखना है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा लाजवाब प्रश्न यहाँ से आपका आता है, ठीक है। तो ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ निकिता, हाँ मैं क्लास में तब था। मिट्टी ले आई क्या सैंपल, तो पास में वो शॉप खुली होगी, उसको दे दे, खशा नंबर नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, ठीक। तो बच्चों इसमें जो सतह सर्पण होता है, सतह सर्पण में क्या होता है बच्चों, जिन मिट्टी के कणों का आकार 0.5 mm से ज्यादा होता है, तो वो मिट्टी के कण क्या होती है, हवा उनको भगाती है, रेंगाती है। यानी जैसे आपकी जमीन है, तो मिट्टी के कण क्या है, जमीन पे दौड़ते हैं, जैसे देखना कई बार आंधी वांधी आती है ना, तो थैली मिट्टी के बराबर भागती है, कोई पेड़ पौधों की पत्तियां ना बराबर बराबर भागती है, क्योंकि हवा उठा नहीं सकती ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर बच्चों गुजरात का ही है, ये भी अपना साडू भाई है, ठीक है, दूसरा नंबर आता है इसका, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। जल अपर्दन में के का तात्पर्य, बच्चों जल अपर्दन में क्या क्या होता है, के, जल अपर्दन में एक शब्द है बच्चों के, इसको ये कारक है, फैक्टर है, क्या है, फैक्टर।
फैक्टर बोले तो कारक है। और ये कारक क्या होता है? वर्षा एवं वर्षा संबंधी कारक, मृदा क्षरणात्मक कारक, ढाल की लंबाई, मृदा ढलान। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। के का मतलब होता है बच्चों मृदा क्षरणात्मक कारक होता है। ये क्या होता है? मृदा क्षरणात्मक कारक होता है। ठीक है चलो, मृदा संरक्षण सॉइल कंजर्वेशन के जनक है बच्चों। इस मिट्टी को बचाने के एक फादर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी को बचाने में ही लगा दी। अल्बर्ट होवार्ड, एम फुकुओवा और गर्बर। बड़ा अच्छा पर्सन है। तो बच्चों अल्बर्ट होवार्ड है, इनको तो प्राकृतिक खेती नहीं, इनको जैविक खेती। कौन? जैविक खेती। इनको जैविक खेती का पिताजी कहा जाता है। जैविक खेती का क्या कहा जाता है? पिताजी कहा जाता है। उन्होंने पूरी जिंदगी जैविक खेती में निकाल दी है। और एम फुकुओवा इनको बच्चों प्राकृतिक खेती का फादर कहा जाता है। किसका? प्राकृतिक खेती का। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। इनको नेचुरल फार्मिंग का पिताजी कहते हैं। तो फिर सॉइल कंजर्वेशन के फादर कौन है बच्चों? एच एच बेनेट है। कौन है? एच एच बेनेट। तो एच एच बेनेट बॉस का नाम किसके लिए जाना जाता है? एच एच बेनेट का नाम जाना जाता है बच्चों मृदा संरक्षण के लिए। किसके लिए जाना जाता है? मृदा संरक्षण के लिए। तो मृदा संरक्षण आपसे पूछा जाए तो आपका राइट आंसर निकल के क्या आएगा बच्चों? आपका उत्तर निकल के आएगा एच एच बेनेट। ठीक है, तो ये बहुत कमाल का पर्सन है, बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन है। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट है बच्चों गर्बर। गर्बर ने क्या किया? गर्बर ने शून्य भू परिष्करण दिया। क्या दिया बच्चों? शून्य भू परिष्करण। इस बंदे ने शून्य भू परिष्करण दिया बच्चों। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आप जानते हो शून्य भू परिष्करण क्या होता है? सीधा खेत में गए, बुआई कर दी, बीज उगा दिया, वो सीधा। जमीन को पहले कोई तैयार व्यार नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। लो साहब 17 नंबर पर्सन, जोरदार पर्सन आपके बीच। कि किसी निश्चित भूमि में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित दूरी ऑब्लिक अनुपात में उगाना कहलाता है। बच्चों जैसे आपके पास 9 लाइन है। कितनी लाइन है? 9 लाइन है। जैसे कितनी लाइन है? 9 लाइन है। अब आप लोगों ने क्या किया बच्चों? 5 लाइन में तो आपने लगाया गेहूं। क्या लगाया? गेहूं। और समझो 5 में ही आपने क्या लगाया? सरसों। क्या लगाया? सरसों। तो ये पूछना चाह रहा है कि 5 लाइन में गेहूं लगाया, 5 में सरसों लगाया, तो इसको क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे इसको? तो अंतरा सस्यन कहेंगे, समानांतर सस्यन कहेंगे, अनुपद सस्यन कहेंगे, असतत सस्यन कहेंगे। बता सुनील क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? मैंने बोला कि 5 लाइन तो गेहूं की है, 5 सरसों की है। एक सीड ड्रिल है, उसमें 10 लाइन है। सीड ड्रिल और रहा है, एक तरफ गेहूं डाल रहा है, एक तरफ सरसों डाल रहा है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अंतरा सस्यन। क्या कहेंगे? अंतरा सस्यन। इंटरक्रॉपिंग कहते हैं इसको, अंग्रेजी में अंतरा सस्यन कहते हैं। बच्चे ध्यान रखना। ठीक है, बड़ा अच्छा पर्सन है ये। चलो, गन्ना के साथ आलू। बच्चों गन्ने के साथ में कुछ किसान भाई क्या करते हैं? आलू उगा देते हैं। तो ये तो आपका हो गया गन्ना, ऊपर तो चला गया गन्ना, ये गन्ना। और इस गन्ने के नीचे आप क्या लगाएंगे बच्चों? आलू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आलू। गन्ने के नीचे आलू लगा दूं मैं भी? लगा दो सर, बिल्कुल। देखो गन्ने के नीचे क्या लग गया बच्चों? आलू लग गया। ठीक है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। गन्ने के नीचे क्या लग गया? आलू लग गया। फिर देखो बच्चों, फिर वापस आपका इधर क्या उग रहा है? गन्ना उग रहा है। फिर इधर वापस क्या उग रहा है? आपका गन्ना उग रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? इसको क्या कहेंगे? सहचरी फसल कहेंगे, बहुस्तरी सस्यन कहेंगे, ए व बी दोनों कहेंगे, सतत सस्यन कहेंगे। बड़ा लाजवाब पर्सन है, जोरदार पर्सन है। हाँ, कमेंट वमेंट दबा के करते रहो, छोड़ो कंजूसाई मत करो रे कमेंट वमेंट। उत्तर तूफान ही देते रहो भाई बच्चों, ऐसे एकदम बिल्कुल कंजूसाई आपको नहीं करनी है, क्योंकि प्रश्न बड़े लाजवाब चल रहे हैं। गजब का आपका कॉम्बिनेशन चल रहा है, इतना अच्छा आप लोगों को पढ़ने को मिल रहा है। रामबाण प्रश्न आपको मिल रहे हैं। डेली आपको यहाँ सुंदर सुंदर क्लासें मिलती रहेंगी, तो अपने जो साथी हैं उनको भी निमंत्रण दे देना और क्लास को कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक फैला दो। एक पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरे विश्व में एक ही चीज दिखनी चाहिए बस। क्या? हरिद्वार सर, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। डियर एग्रीकल्चर सर, बहुत बढ़िया। क्या? सहचरी सस्यन। क्या कहेंगे बच्चों? सहचरी सस्यन, बहुस्तरी सस्यन। ये ए और बी दोनों सही है, क्योंकि क्या गन्ना ऊपर है, आलू नीचे है। ठीक है, तो ए व बी दोनों, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट ऑप्शन है। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बच्चों, तिल कौन से कुल से संबंधित है? बच्चों इस तिल का नाम तो आपने सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। क्यों?
बेचारे को गरीब का घी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब का घी। बच्चों इसको अमृत फसल कहते हैं, अमृत फसल भी कहते हैं इसको। वैसे अमृत फल तो आंवला है, लेकिन अमृत फसल कहते हैं बच्चों इसको, ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है, तो गरीब का घी हो गया, कौन? तिल का तेल, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। बच्चों एक चीज इंटरेस्टिंग बता दूं आपको, तिल के तेल की कभी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? सीसेमोल। सीसेमोल, और सीसेमोल के कारण ये हजारों लाखों वर्ष तक खराब ही नहीं होता। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? ठीक है, अब बच्चों ये क्या जम जाता है? जब ये जम जाता है तो कहा जाता है कि इसका जो आयोडीन मान है बच्चों, क्या चीज? आयोडीन मान, वो बहुत कम होता है। तिल के तेल का आयोडीन मान होता है बच्चों, वो 30 से 40 ही होता है। क्यों? सर्दियों में बहुत ज्यादा होता है ये। ठीक है, नारियल का तेल तो बिल्कुल जम जाता है, इसलिए 6-7 होता है, लेकिन इतना जमता नहीं है, थोड़ा मतलब ठोस लिक्विड रहता है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। तिल का कुल। बच्चों ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि जेट वेट में तो इतनी बार पूछ चुका है कि एग्जामिनर को खुद को ही पता नहीं कितनी बार पूछ लिया मैंने। बच्चों पेडालिएसी, इसका राइट आंसर क्या आएगा? पहला ए ऑप्शन पेडालिएसी। बच्चों मालवेसी में कौन आता है? मालवेसी में कपास आता है, और दूसरा कौन आता है? भिंडी आती है, भिंडी। बच्चों टीलिएसी में कौन आता है? टीलिएसी में आपका दोस्त जूट आता है। कौन आता है? जूट। लेग्यूमिनेसी में कौन आता है बच्चों? दलहन आती है, दालें आती हैं। कौन आती है? दलहन, मतलब दाल। दाल आप सुबह से शाम तक खाते रहते हो, दाल पालक, दाल तड़का, दाल मखानी, जो भी खाते रहते हैं। ठीक है, दाल दाल दाल। ठीक है, ओके, तो ये सारा का सारा मैंने बताया। बच्चों इसको गिंगली फसल भी कहते हैं, ऐसे भी याद रखना। कौन सी फसल? गिंगली फसल। गिंगली फसल भी कहते हैं, ऐसे भी कई बार पूछा जाता है, गिंगली फसल कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बढ़े आगे? गुड, बहुत बढ़िया। लगे रहो, लगे रहो, तूफानी अंदाज में लगे रहो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो नया होने वाला है इस देश दुनिया में। आगे देखो बच्चों, निम्न में से कौन सा शब्द युग में सही नहीं है? बच्चों सही नहीं है। बच्चों इसमें 4 अनाजों के नाम दिए गए हैं, और ये 4 अनाज आपने पहली बार ही सुने होंगे। मंडुआ, मंडुए का नाम सुना है बच्चों? बच्चों आपको एक चीज में बहुत रोचक बता देता हूं, रोचक जानकारी। रोचक जानकारी ये है कि वर्ष 2023 को, कौन सा चल रहा है अभी? 2023 ही चल रहा है। वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स, कौन सा ईयर? मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। और मिलेट्स में कौन कौन आते हैं बच्चों? जैसे बाजरा है, जिनको कम पानी चाहिए वो मिलेट्स में आते हैं। जैसे बाजरा है, ज्वार है, मंडुआ है, कोंदो है, सावा है, रागी है, चीना है, ये सब के सब आपके किस में आते हैं? आपके सारे के सारे आते हैं मिलेट्स में। तो मंडुआ का वैज्ञानिक नाम बच्चों होता है एल्यूसाइन कोरकाना। बात तो ठीक कह रहा है, ये बिल्कुल सही है ये बात। बच्चों कौन? चीना। तो चीना का कौन होता है? चीना का होता है पेनिकम मिलिएसियम। ठीक है, ये साउथ में होते हैं। सावा, जो फास्ट के दिन खाते हो ना, व्रत के दिन खाते हो, साव क्या खीर बनाते हैं कई लोग, तो साव क्या की इकाइनोकोला फ्रेमेंटी। तो इनमें से कोई नहीं, ये कोई ऑप्शन थोड़ी ना हुआ, इनमें से कोई नहीं। चलो डी ऑप्शन आपका गलत बैठ गया। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, वो अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष का ध्यान रखना 2023। बड़ा अच्छा पर्सन है, लाजवाब पर्सन है, कमाल का पर्सन है। बच्चों पीईटी, पीटीआई है या पीटी? अच्छा, ओके ओके, ये पीटी है या पीटीआई है? हैं? अच्छा पीटी हो गया आजकल, अरे वाह। देखो बच्चों जोरदार बात, आजकल ये क्या है? पीटीआई को पीईटी कर दिया है बच्चों। हाँ, वो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है ना, जोरदार बात है। बच्चों 14 मई को सुबह 9 बजे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वेलकम राजस्थान, आपका खम्मा गणी, ढेर सारा अभिनंदन। तो बच्चों कल तारीख देख लेना आराम से, क्योंकि तारीख नहीं भूलनी चाहिए। 14 मई को, सन भी देख लो 2023, कल रविवार का दिन है, और समय मेरे पीछे है 9 बजे। तो आज ही ऑफिस में आकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, और पीटीआई बनने का जो आपका सपना है उसको पूरा करें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एड्रेस वेड्रेस सारा हमने डाल दिया है। ठीक है, तो आप लोगों का स्वागत है बच्चों। ठीक है, 21 नंबर देखो बच्चों, मक्का का उत्पत्ति स्थान है। बच्चों मक्का का जन्म कहां से हुआ है? बड़ा अच्छा है, मक्का का जन्म कहां से हुआ है? सब लोग जानते हैं, एक मक्का जो बदल दे सबकी दुनिया। यस, बदलेगी दुनिया तो, क्योंकि अमेरिका की रीढ़ की हड्डी है। 60% योगदान देता है अमेरिका पूरे दुनिया के अंदर। अनाजों की रानी है, गेहूं की धर्म पत्नी है। ठीक है, इसके अलावा इसको वंडर फसल कहते हैं, जीरो टिलर पादप कहते हैं, ड्रोसोपिला पादप कहते हैं। इतने सारे नाम है इसके कि पूछो मत, आप बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जन्म कहां से हुआ है? मैक्सिको से हुआ है।
फिर ब्राजील से किसका हुआ? मूंगफली का। किसका हुआ? मूंगफली का। मूंगफली कहां की रहने वाली? ब्राजील की। मूंगफली भारत में कौन लेके आए थे? जेसूफ फादर लेके आए थे। एक बड़े इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जेसूफ फादर, ठीक है, वो मूंगफली लेके आए थे, एक थैला भर के लाए थे। दक्षिण पश्चिम एशिया से किसका? एक तो गेहूं का और एक किसका बच्चों? चने का। चना और गेहूं दोनों यहीं के रहने वाले हैं। भारत बर्मा से किसका जन्म हुआ? धान का जन्म हुआ। धान बोले तो चावल का। गुलाब फूलों का राजा, उसका भी जन्म यहीं से हुआ। बच्चों आम बहुत पसंद है आप लोगों को, आम भी यहीं से जन्म लिया है, ठीक है। तो आपका मैक्सिको बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? मैक्सिको। चलो आगे। भारत में सिंचित गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से राज्य में है? बच्चों राजस्थान की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहां पैदा होता है? कौन से राज्य में पैदा होता है? बता भाई सुनील, कहां पैदा होता है? पंजाब तो उत्पादकता में पहले स्थान पे है। उत्पादकता की बात करें ना, गेहूं की उत्पादकता की बात करें तो नंबर 1 आता है पंजाब का। उत्तर प्रदेश। बच्चों देश में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाला राज्य कौन? उत्तर प्रदेश। कहा जाता है कि अकेला उत्तर प्रदेश बेचारा 60% तक योगदान दे सकता है, इतनी कैपेसिटी इस उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। क्योंकि 5 स्टेट ऐसे हैं जिनको जाना ही केवल गेहूं के लिए जाना जाता है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 5, पांचों भाई है, ठीक है, पांचों पांडव है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पैदा होता है? गेहूं पैदा होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व में सबसे अधिक धान का उत्पादन करने वाला देश कौन है? बच्चों इस दुनिया में सबसे ज्यादा यदि धान की पैदावार कोई देश देता है तो वो कौन सा देता है? चीन, भारत, जापान, अमेरिका। बच्चों जापान की उत्पादकता ज्यादा है। क्या है? उत्पादकता। तो तूफानी अंदाज में उत्तर देंगे बच्चे, और बहुत अच्छा उत्तर यहां से आ रहा है कि चीन। देखो बच्चों इस दुनिया में सबसे ज्यादा चावल पैदा करने वाला देश कौन है? चीन है, इसका पहला स्थान है, फर्स्ट स्थान है। बच्चों सेकंड अपना है। विश्व का सबसे महान गुरु कौन? भारत। भारत का दूसरा स्थान है। चाइना के बाद में अपन ही करते हैं। लेकिन क्षेत्रफल पूछे ना बच्चों आपसे, क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। लेकिन चाइना का क्लाइमेट ज्यादा ठीक है, इसलिए ज्यादा सूट कर लेता है, और वहां पे वैरायटी थोड़ी ज्यादा अच्छी आती है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। चलो बच्चों, बच्चों धान के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। बच्चों आपने देखा होगा कि धान का जो पौधा होता है, धान का जो पौधा होता है, मैंने पौधा थोड़ा बड़ा बनाया है। धान का जो पौधा होता है ये क्या है? पानी के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है सुनील? पानी के अंदर। और जब ये पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है तो ये मरता क्यों नहीं है? कुछ ना कुछ तो इसके अंदर राज है कि पानी के अंदर है, फिर मरता क्यों नहीं है? कुछ तो इसमें राज है बच्चों। हाँ बिल्कुल, राज की ही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो क्या राज है जिसकी वजह से ये पानी में रहते हुए मरता नहीं है। कुछ तो बड़ा राज है बच्चों इसके अंदर। देखो कुछ राज क्या है, बड़ा राज ये है कि ये पानी के अंदर डूबा हुआ है और ये मरता नहीं है। दो कारण है इसके नहीं मरने के। एक कारण तो इस पोषक तत्व के कारण। किसके कारण? पोषक तत्व के कारण। बच्चों देखो, एक तो क्या होता है बच्चों, इसमें एरेन काइमा उत्तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एरेन काइमा उत्तक पाया जाता है। एरेन काइमा उत्तक पाया जाता है। दूसरा बच्चों क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि ये जो इसकी लेयर है ना, लेयर, इसकी जो लेयर है इसमें सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका। और ये सिलिका क्या होता है? चिकना होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है, एकदम चिकना। तो कई बार हाथ के घी लगाना और पानी में धोना ऐसे हाथ से, तो आपके हाथ है ना फिसलते रहेंगे, ऐसे स्लिप मारते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो चिकनाहट लगी हुई है। तो वो सिलिका और ये एरेन काइमा क्या करते हैं? धान के पौधे पर उस पानी को जमने नहीं देते हैं। तो वो पानी, और दूसरी चीज क्या होता है, धान का जो तना होता है ना उसमें छेद होता है आर पार, तो पानी इधर से घुसता है और उधर से निकल जाता है। ऐसा आप लोग देखेंगे उसमें ये होता रहता है, उसमें है ना, पानी घुसता रहता है निकलता रहता है, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए भी ये नहीं मरता है। बाकी और फसलों में ऐसा सिस्टम नहीं है, इसलिए वो पानी में डूबी और 3 दिन में पता लगा कि इस दुनिया में नहीं रही। तो वो सिलिकन पोषक तत्व आपका राइट आंसर है। सोडियम किसको चाहिए बच्चों? चुकंदर को। चुकंदर बोलता है कि भाई साहब मेरे को सोडियम तो चाहिए चाहिए। वेनेडियम बोलती है दालें हमें भी चाहिए, हम कौन सी कम है, हम भी तो वेनेडियम खाएंगी। दालें दोनों क्या करती हैं? वेनेडियम भी खाती हैं और कोबाल्ट भी खाती हैं। तो एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जोरदार बात है, ठीक है। चलो आगे। भारत में संकर धान
किसमें कब विकसित की गई? बच्चों प्रश्न बड़ा जोरदार है। भारत में संकर धान कब बनाया गया? बच्चों भारत में संकर धान कब बनाया गया? तो मैं पहले तो लिख दूं विश्व में और फिर लिखता हूं भारत में। बच्चों विश्व में सबसे पहले धान किसने बनाया? संकर धान चीन ने बनाया। यह घटना कब की है? 1974 की है, सॉरी 1974 की, हाँ बिल्कुल 1974 की। बच्चों किसने बनाया? एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट था, उसका नाम था युआन लॉन्ग पिंग। युआन लॉन्ग पिंग। बच्चों ये साइंटिस्ट था चाइना का, नाम से पता लग रहा है ना, युआन लॉन्ग पिंग, यांगटी सी कांगरी है, वहीं के नाम होते हैं ऐसे ना, चांगचुंग जो भी होते हैं वहीं के होते हैं। तो युआन लॉन्ग पिंग था, इसने 1974 में चीन में विश्व में सबसे पहले क्या बनाया? आपका संकर धान बनाया। बच्चों कई जगह आपको 1970 भी पढ़ने को मिलेगा, ध्यान रखना, लेकिन वो गलत है। 1974 एक्चुअली ईयर इसका, ठीक है। फिर बात आती है बच्चों 1994 की। 1994 में कहां बनाया गया? भारत में। किसमें? भारत में। अब प्रश्न आता है बच्चों भारत में, भारत में किसने बनाया? ई.ए. सिद्दीकी ने। ई.ए. सिद्दीकी ने। बच्चों ई.ए. सिद्दीकी नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हुआ। इस ई.ए. सिद्दीकी ने 1994 में, कब? 1994 में, कहां पे? तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में है। यहां पे इसने बंदे ने सबसे पहले संकर चावल बनाया, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोनों जनक मैंने बता दिया, सन आपको बता दी है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बच्चों कौन सा सही नहीं है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक तो गलत है। सस्य विज्ञान के जनक कौन है? पीटर डिक्रेसेंजी। बात तो ठीक है, यही है जनक, तो बात तो ठीक है। इस पीटर डिक्रेसेंजी ने किताब लिखी थी, उसका नाम है ओपस रूरेलियम, ठीक है, ओपस रूरेलियम। ये किताब इनकी लिखी हुई है। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, इसको ट्रिपल एच कहते हैं बच्चों, ट्रिपल एच। एक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, इसलिए ट्रिपल एच। ट्रिपल एच के जनक कौन? जैथरो टुल। जैथरो टुल, ये भी बिल्कुल सही है। खरपतवार विज्ञान के जनक कौन है? जैथरो टुल है बच्चों। भारतीय मृदा विज्ञान के जनक कौन है? ये गलत है। भारतीय मृदा विज्ञान के जनक बच्चों डोकुचेव नहीं है। डोकुचेव तो विश्व मृदा के वो है, फादर है। इनको विश्व में, विश्व मृदा विज्ञान, विश्व मृदा विज्ञान के जनक कहते हैं। मतलब विश्व में मृदा विज्ञान का जनक कौन है? डोकुचेव, ठीक है। फिर भारत में कौन है बच्चों? भारत में मृदा विज्ञान के जनक कौन है, ऐसा आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन है? जेबी लीथर। कौन है बच्चों? जेबी लीथर को भारत में क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान का पिताजी कहा जाता है, फादर कहा जाता है। किसको? जेबी लीथर को। ऐसा आप लोगों को पता होना चाहिए। अनाजों का फल प्रकार है बच्चों, अनाजों का फल प्रकार क्या है? जैसे आपने अनाज देखे होंगे, या तो लंबे होंगे, या आपके गोल टाइप से होंगे, या थोड़े चौड़े टाइप से होंगे, ऐसे जो भी अनाजों के टाइप्स है, ये किस नाम से जाने जाते हैं बच्चों? पहला ऑप्शन है पॉड या लेग्यूम। पॉड या लेग्यूम में कौन आती है? दालें। कौन आती है? दालें। बहुत बढ़िया बच्चों। पीपो किसका होता है? कुकर बिटेसी। किसका? कुकर बिटेसी का। कुकर बिटेसी का। कुकर बिटेसी में कौन आती है? बेल वाली, जैसे तरबूज, खरबूज, लौकी, ककड़ी, सब की सब इसमें आती हैं। कैरियोप्सिस किसका होता है बच्चों? अनाजों का, तो सी ऑप्शन सही है। फिर बच्चों सीजो का अर्थ किसका होता है? मसालों का। मसालों में कौन बच्चों? अम्बेली फेरी कुल। कौन सा? अम्बेली फेरी। अम्बेली फेरी में कौन आता है भाई? जीरा, मेथी, धनिया, धनिया और सौंफ और गाजर। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, क्योंकि मेथी है ना, ये लेग्यूमिनेसी कुल का है। किसका है? लेग्यूमिनेसी का। और जब ये लेग्यूमिनेसी का है तो इसमें क्या देखेंगे आप कि ये इसका नहीं होगा, क्योंकि लेग्यूमिनेसी किस में चला गया है? दालों में। तो इसका क्या होगा? पोड होगा। क्या होगा? पोड। तो ये अपवाद हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक साथ क्लेश काट दिया है सबका, चिंता खत्म कर दिया बच्चों। धान की फसल के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है? बच्चों एक जीवन में ध्यान रखना, जो ज्यादा पानी चाहिए ना, जिनको क्या चाहिए? अधिक पानी। अधिक पानी फसलों के लिए, अधिक पानी फसलों के लिए क्या चाहिए बच्चों? अमोनियम उर्वरक चाहिए। कौन से? अमोनियम उर्वरक। अमोनियम उर्वरक चाहिए, मतलब NH4 प्लस वाले उर्वरक चाहिए। NH4 प्लस वाले अमोनियम उर्वरक चाहिए। और अमोनियम उर्वरक, अब आप लोगों को पता है धान
हमेशा पानी में ही रहता है। तो उनके लिए अमोनियम कौन सा चाहिए, अमोनियम सल्फेट चाहिए, अमोनियम सल्फेट चाहिए। बच्चों अमोनियम नाइट्रेट होता है, इसको विस्फोटक उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्फोटक उर्वरक। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि 5 किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ 2 आतंकवादी जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार, वो इसी के लिए गिरफ्तार होते हैं। फिर आपने ये भी सुना होगा कि टिप्पण बम लगा करके गाड़ी को चलाया, उड़ाया, जैसे कि जयपुर में हुआ था, 2008 के लगभग हुआ था, मई का ही महीना था। तो वो सारे के सारे है ना, इस अमोनियम नाइट्रेट से बम बनाए जाते हैं। तो किसानों को तो देंगे नहीं, खेतों में दहदा होते रहेंगे पूरे दिन भर, विस्फोट होते रहेंगे ना, क्योंकि आप डालोगे और किसान के डालते क्या होगा, पता लगा कि कालू राम जी के खेत में विस्फोट हुआ, ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट डाला, इसलिए देते नहीं है किसानों का ना, नाम तो पढ़ना ही पड़ता है। यूरिया सदाबहार है ही, किसी भी ढाणी में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, यूरिया लड़ती है तो लड़ने दे, नहीं तो यूरिया है ही। सोडियम नाइट्रेट ये भी बहुत कम डलता है अपने यहाँ पे, अम्लीय मिट्टियों में ज्यादा डालते हैं इसको, ठीक है। यूरिया बच्चों कार्बनिक उर्वरक का ध्यान रखना, कौन सा है, कार्बनिक उर्वरक, कल प्रश्न आया था। कार्बनिक उर्वरक, एकमात्र कार्बनिक उर्वरक कौन, यूरिया, चीपेस्ट फर्टिलाइजर इंडिया का कार्बनिक उर्वरक। उदग्र छादन बच्चों वर्टिकल मल्च का प्रयोग किया जाता है, कॉफी उद्यान में, चाय उद्यान में, काली मृदाओं में, उपयुक्त सभी में। बच्चों क्या होता है, जैसे आपने पौधा तो देखा ही होगा, ये लो साहब कैसा भी देख लो, पौधा ऐसा देख लो या बच्चों पौधा ऐसा देख लो, ये आपका पौधा है, मतलब पेड़ है, ठीक है, पेड़ है। अब जब आपका पेड़ ही है, ये जमीन है आप लोगों की, जमीन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, आप घास फूस बिछा देते हैं, क्या बिछा देते हैं, घास फूस बिछा देते हैं। घास फूस बिछाने से क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, खूब सारे फायदे आपको होने वाले हैं। तो किस में किया जाता है बच्चों, सभी में किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, गवर्नमेंट ऑप्शन है, और गवर्नमेंट ऑप्शन जल्दी निकल जाता है, कॉफी, चाय, काली मृदा सब में किया जाता है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र है, आसाम है, तमिलनाडु है, दार्जिलिंग है, यहाँ पे इसको ज्यादा से ज्यादा किसान भाई अपनाते हैं, आजकल राजस्थान में भी अपनाते हैं। पानी को बचाना है, खरपतवार नहीं उगेंगे, कई प्रकार के फायदे यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। ऐसी फसलें जो पशुओं को खिलाने के उद्देश्य से उगाई जाती है क्या कहलाती हैं बच्चों, पशुओं को खिलाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ऐसा आप लोगों से पूछा गया है, प्रश्न तो जोरदार है, फटाफट से बता दो। ले फसल, नर्स या सहारा फसल, फॉलिंग फसल, कंटूर फसल। बच्चों कंटूर फसल तो ढलान वाले एरिया में लगाते हैं, ऐसे रेत के टीले होते हैं ना ढलान, इनमें ऐसी फसलें लगाई जाती है, इनको बोलते हैं कंटूर। तो ये तो होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। फॉलिंग फसल है, अपने यहाँ होता ही नहीं है। नर्स या सहारा फसल यहाँ नहीं होती है, तो फिर कौन होती है, ले फसल। घास की खेती करना क्या कहलाता है, अरे घास की खेती करना ले फार्मिंग कहलाता है। तो ये उत्तर हो गया ना बच्चों, इसका गलत कैसे कर सकते हैं आप लोग, नॉट पॉसिबल। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा जोरदार प्रश्न, ठीक है, आगे बढ़ो। ये लो बच्चों, इतिहास, इतिहास जानते हो ना, कई प्रकार का इतिहास अपने देश दुनिया में रहा है, और राजस्थान तो स्पेशल जाना ही इतिहास के लिए ही जाना जाता है। महाराणा प्रताप की धरती, सांगा की धरती, कुंभा की धरती, उदय सिंह की धरती, मान सिंह राजा, कई प्रकार के राजा सुंदर सुंदर हुए हैं यहाँ से। हमीरदेव चौहान आपके रणथंबोर के बहुत प्रतापी शासक हुए हैं। राव चंद्रसेन जो कि मारवाड़ का प्रताप कहलाता है। ऐसे राजा जिस देश में हुए हो, जिस प्रदेश में हो, उस प्रदेश का नाम है राजस्थान, ठीक है। तो गुरुजी दिख ही रहे होंगे आपको, बिल्कुल सांगा वाले अंदाज में ही है, ठीक है। और लग भी ऐसे रहे गुरुजी की बिल्कुल आज युद्ध करके ही मानेंगे, ठीक है, और जीतेंगे अपन राजस्थान। तो बच्चों आपको जब युद्ध में उतरना है, मैदान में लड़ना है, इतिहास जब पढ़ना है, तो टारगेट प्लस तो आना ही पड़ेगा। और जब टारगेट प्लस में आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को वो आनंद मिलने वाला है बच्चों। तो गुरुजी आपको बहुत अच्छी इतिहास की क्लासें उपलब्ध करवाएंगे। कॉलेज व्याख्याता है, नए बैच प्रारंभ यहाँ पे हो चुके हैं बच्चों। तो आप सबका बहुत स्वागत, खम्मागणी राजस्थान, ठीक है। चलो आगे बच्चों, इसमें से एक चेहरा तो मेरा ही है, एक और गुरुजी चश्मे वाले गुरुजी और दिख रहे होंगे आपको, चश्मा तो क्या नहीं दिख रहा होगा गुरुजी का, ठीक है। तो फ्री सेमिनार कल 14 मई 2023 रविवार सुबह 11 बजे, ठीक है। क्लासरूम से लाइव सीधा प्रसारण, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच यहाँ पे प्रारंभ होंगे। तो कल प्रातः सुबह 11 बजे आप, हमारा जो एड्रेस दिया गया है 10 कृष्णा नगर आईओसी पेट्रोल पंप के पास, गोपालपुरा बाईपास जयपुर, यहाँ पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करें। तो आप सभी लोगों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन प्यारे विद्यार्थियों। तो कल आप 14 मई को यहाँ पर उपस्थित होकर अपना
बहुत महत्वपूर्ण जो सपना है, आपका जो सुनहरा सपना है, उसको आप यहां पहुंचकर उसको सुनहरे पंख लगाकर उस सरकारी नौकरी का जो आपका सपना है उसको पूरा करें। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।